Hi learners, this is Neha Iqbal, your social science educator. Today we are going to study the further chapter, that is nationalism in India. Children, in our last video we studied different strands for the non-cooperation movement. हमने देखा कि कैसे गांधी जी का जो स्वराज का जो मतलब था वो लोगों ने दूसरी तरीके से इंटरप्रेट किया, जिसकी वजह से फाइनली गांधी जी को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कॉल ऑफ करना पड़ा। सो चिल्ड्रन, अब क्या था नेक्स्ट? गांधी जी ने तो मूवमेंट कॉल ऑफ कर दिया, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो थी कहीं ना कहीं वो डिससेटिस्फाई थी। कांग्रेस पार्टी अब बिल्कुल ये मास स्ट्रगल्स और इन सब से ना बिल्कुल थक चुकी थी। कांग्रेस पार्टी ये कह रही थी अब हम क्या चाहते हैं कि हम वो काउंसिल इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करें जिसमें वो करना चाहते थे। और यहाँ कांग्रेस पार्टी का ये भी कहना था कि अगर हम इस इलेक्शन में पार्ट लेंगे तो शायद जो जितनी भी ब्रिटिश पॉलिसीज हैं हम उनको अपोज कर पाएंगे। मतलब यहाँ ये था कि कांग्रेस ये कह रही थी कि अगर हम चाहते हैं कि ब्रिटिशर्स जो हैं उनको हम इंडिया से निकाल दें तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम उनकी बनाई हुई पॉलिसीज़ को ही अपोज करने लगे। हमें कोई मूवमेंट, कोई धरना, कोई प्रोटेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। और उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब अगर हमें ये ब्रिटिश पॉलिसीज़ को अपोज करना है तो हमें उनका हिस्सा बनना पड़ेगा। और हम किसका हिस्सा बनेंगे अब? लेजिस्लेटिव काउंसिल का। इस पॉइंट पर कांग्रेस पार्टी जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हुई। इंटरनल डिसएग्रीमेंट आ गया। वो क्या था? सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने इस पॉइंट ऑफ टाइम पर बनाई स्वराज पार्टी। किस लिए बनाई? टू आर्ग्यू फॉर अ रिटर्न टू काउंसिल पॉलिटिक्स। वो चाहते थे कि हम काउंसिल के मेंबर बनके इनके पॉलिसीज को अपोज करेंगे। ऑन द अदर साइड जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि नहीं, हम आपकी ये पार्टी ज्वाइन नहीं करेंगे, हम कुछ नया करेंगे। नया मतलब रैडिकल मास एजिटेशन करेंगे। मास मतलब बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर। एजिटेशन मतलब अब कुछ ज्यादा रैडिकल वे में, अग्रेसिव वे में हम कुछ करना चाहते हैं, तभी हमको क्या मिलेगा? फुल इंडिपेंडेंस मिलेगा, और एल्स नहीं मिल सकता है। यहां जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस किसके अगेंस्ट चले गए? अपने खुद के कांग्रेस मेंबर्स सीआर दास एंड मोतीलाल नेहरू। और अब सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू ने डिसाइड किया कुछ नया। जब ये इन दोनों के बीच में इंटरनल डिस्कशन चल रहा था तभी वहां पर इंडियन पॉलिटिक्स को शेप दिया दो चीजों ने। और वो बात किसकी है? लेट 1920s की है। अब वो दो ऐसे क्या फैक्टर्स थे जिन्होंने इंडिया के पॉलिटिक्स को रीशेप ही कर दिया, बदल दिया? वो था वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन एंड द सेकेंड वन इज साइमन कमीशन। तो अब चलते हैं थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ। वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन। अब चिल्ड्रन, जब वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था पूरा वर्ल्ड इससे जूझ रहा था। ये ऐसा टाइम था जब एग्रीकल्चरल प्राइजेस जो थे वो ना 1926 से नीचे गिरने लगे थे एंड फाइनली they collapsed in 1930। 1930 तक आते आते पूरे वर्ल्ड वाइड इतना डिप्रेशन था कि लोग इससे कोप अप कर ही नहीं पा रहे थे। बहुत सारी कंट्रीज में तो भूखमरी आ गई थी। इस दौरान लोगों के पास खाने को नहीं था, लोग मर रहे थे भूख से। यहाँ पर डिमांड क्या थी? एग्रीकल्चरल गुड्स की फॉल हो गई थी। क्यों हो गई थी? क्योंकि लोगों के पास पैसा तो था नहीं खरीदने के लिए, और जितना एक्सपोर्ट्स हम करते थे वो सब डिक्लाइन हो गया था। क्योंकि जब पैसा ही नहीं है तो खरीदेंगे क्यों? खरीदेंगे नहीं तो हम एक्सपोर्ट ही क्यों करेंगे? तो ये सारी चीज़ें नीचे आती जा रही थी। और पेजेंट्स के लिए भी ये बड़ा डिफिकल्ट हो रहा था कि वो अपने जो हार्वेस्ट है, जो उन्होंने खेती करी है, उसको वो कैसे बेचें
और पैसा वो कैसे दे, एज अ रेवेन्यू, जो उनको रेवेन्यू देना पड़ता था, क्योंकि यहाँ तो हालात ही बुरे थे। जब एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स बाहर जा ही नहीं रहे थे, एक्सपोर्ट ही नहीं हो रहे थे, लोग खरीदने को तैयार नहीं थे, जब खरीदेंगे नहीं तो पेजेंट्स के पास पैसा कहाँ से आएगा, और पैसा नहीं आएगा तो वो रेवेन्यू कैसे पे करेंगे जो उनको करना पड़ता था। तो ये सिचुएशन तो बहुत ही वनरेबल हो गई थी इकोनॉमिक डिप्रेशन के टाइम पर। आप देख रहे हो ना कंट्री साइड में भी क्या क्या चल रहा था। तो बाय 1930 द कंट्री साइड वॉज इन टर्मोइल। अब हम बात करते हैं दूसरे फैक्टर की, साइमन कमीशन। चिल्ड्रन, इसको याद करने के लिए याद रखना, एस फॉर साइमन, एस फॉर सेवन, एस फॉर सर जॉन साइमन। अब ये क्या था, क्या बताया मैम आपने, ये आपको लिखने के काम में आएगा। साइमन कमीशन एक ऐसी कमेटी थी जो टोरी गवर्नमेंट ने बनाई थी। टोरी गवर्नमेंट मतलब जैसे इंडिया में हम देखें मोदी गवर्नमेंट है, पहले कांग्रेस गवर्नमेंट थी, ऐसे ही ब्रिटेन में टोरी गवर्नमेंट थी। उन्होंने साइमन कमीशन बनाया, कमिटी बनाई 7 मेंबर्स की। उस कमेटी का लीडर किसको बनाया, सर जॉन साइमन। इसलिए याद रखना, एस फॉर 7, एस फॉर सर जॉन साइमन। क्या था ये कमेटी बनाई क्यों गई थी, ये क्वेश्चन आता है। ये कमेटी इसलिए बनाई गई थी क्योंकि यही कमेटी चेंजेस करने वाली थी कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम में, वो भी किसके, इंडिया के। इमेजिन, कमेटी कहाँ की है, ब्रिटेन की है। चेंजेस किसके कॉन्स्टिट्यूशन में करेगी, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में करेगी। और तो और, चलो एक बार हम तसल्ली पकड़ लेते, इस कमेटी में ना इंडियन मेंबर्स होते। यहाँ तो सोने पे सुहागा ये था कि इस कमेटी में नॉट इवन अ सिंगल मेंबर ऑफ इंडिया वॉज देयर। तो चिल्ड्रन, ये तो गलत बात है ना कि आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हस्तक्षेप कर रहे हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रूल्स को चेंज कर रहे हैं, पॉलिसीज को चेंज कर रहे हैं, नए लॉ बना रहे हैं, और हमारा इंडियन ही कोई नहीं है उसमें। तो ये तो गलत बात हो गई। तो यहाँ इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम इंडियंस को ये बात बहुत बुरी लगी, और ये कमीशन कभी भी किसी भी स्वराज की बात नहीं करता था जिसके लिए हम इंडियंस लड़ रहे थे। स्वराज मतलब क्या था, एज पर गांधी जी, स्वराज मीन्स इंडिपेंडेंस, फ्रीडम। तो यहाँ कहीं फ्रीडम दिख रही थी, जबकि हमारा इंडियन मेंबर कोई उसमें है नहीं, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को आप चेंज करने की बात कर रहे हो। तो यहाँ इस पॉइंट ऑफ टाइम पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग साथ में आए और इन लोगों ने प्रोटेस्ट किया। और जब ये साइमन कमीशन आपका इंडिया आया तो सब ने बड़े बड़े पोस्टर्स के साथ इनको बोला, गो बैक साइमन, हमारे देश से चले जाओ, तुम हमारे देश में आकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आके कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हो। राइट, तो यहाँ पर ग्रीट किया गया, मतलब वेलकम किया गया साइमन कमीशन का विद लॉट्स ऑफ पोस्टर्स रिटन ऑन इट, गो बैक साइमन, वापस जाओ यहाँ से, हमें नहीं चाहिए कोई ऐसी कमेटी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करेगी। फाइनली ये प्रोटेस्ट देखकर क्या हुआ, आपके जो वाइस रॉय इरविन थे वो डर गए और उन्होंने एक बड़ा अजीब सा ऑफर इंडिया को दिया, वो था डोमिनियन स्टेटस का। यहाँ वाइस रॉय इरविन जो ब्रिटेन से थे, उन्होंने कहा कि मैं एक काम करता हूँ, आप लोगों को डोमिनियन स्टेटस दे देता हूँ। ये उन्होंने किस डर से कहा, जो डर लोगों के बीच में उन्होंने देखा ना कि प्रोटेस्ट चल रहा था, हमको वापस भेजने की बात हो रही थी साइमन को, तो इस डर को देखते हुए ये अनाउंसमेंट कर दिया गया। बट चिल्ड्रन, यहाँ क्वेश्चन आता है कि मैम डोमिनियन स्टेटस मतलब क्या होता है। डोमिनियन स्टेटस मतलब हम पॉलिटिकली आपको पावर दे रहे हैं, राइट, मतलब आज़ादी की बात नहीं हो रही है यहाँ, आप इस गलत उसमें मत रहिएगा कि यहाँ आज़ादी दी जा रही है, नो, नॉट एट ऑल। यहाँ पर ये सिर्फ हमको शांत करने के लिए एक डोमिनियन स्टेटस की लॉलीपॉप पकड़ाने की कोशिश कर रहे थे। इन्होंने कहा शायद ये लॉलीपॉप लेकर हम शांत हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ जो मोर रैडिकल मास एजिटेशन की बात कर रहे थे, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस आगे आते हैं और जवाहरलाल नेहरू बोलते हैं
कि नहीं, हमको डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हमको चाहिए पूर्ण स्वराज। अब ये पूर्ण स्वराज मतलब होता है फुल इंडिपेंडेंस। हम सिर्फ पॉलिटिकल पावर से नहीं शांत बैठेंगे, हमको फुल इंडिपेंडेंस चाहिए, तुम लोग यहां से चले जाओ। ये बात किसने कही थी? जवाहरलाल नेहरू ने। और ये वर्ड आपको याद रखना है, पूर्ण स्वराज। सो नेहरू जी बात करते हैं पूर्ण स्वराज की, दैट इज फुल इंडिपेंडेंस। और यहाँ पर नेहरू जी कहते हैं कि अब मैं सेलिब्रेट करने जा रहा हूँ इंडिपेंडेंस को ऑन 26 जनवरी 1930। और ये सब कुछ कहाँ होता है? इन द लाहौर सेशन ऑफ INC इन 1929। फाइनली नेहरू जी ने कहा कि अब मैं सेलिब्रेट करूंगा इंडिपेंडेंस को ऑन 26 जनवरी 1930। और ये कहाँ डिक्लेयर किया गया? लाहौर सेशन ऑफ INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है कि कांग्रेस जो है वो जगह जगह अपने सेशंस करती रहती थी। अब क्या था, यहां जब सेलिब्रेशन का डे आया तो नेहरू जी, महात्मा गांधी, सबको ये उम्मीद थी कि यहां हम गैदर करेंगे मास, मतलब बहुत लोग आएंगे यहां। बट इसका उल्टा हुआ, वहां पर बहुत कम लोग पहुंचे। उसका एक रीजन ये भी था कि नेहरू जी की जो बात थी इंडिपेंडेंस को सेलिब्रेट करने की, वो लोगों तक पहुंची नहीं थी। क्योंकि चलो उस टाइम पर ना मैसेंजर नहीं था, आपका फेसबुक नहीं था, आपका व्हाट्सएप नहीं था, तो जो चीज़ें थी ना वो बहुत धीरे धीरे लोगों तक पहुंचती थी। तो एक ये मेन रीज़न रहा कि लोगों तक ये बात पहुंच ही नहीं पाई और लोग यहाँ पे गैदर हो ही नहीं सके इंडिपेंडेंस को सेलिब्रेट करने के लिए। अब गांधी जी ने कहा कि मुझे कोई नया तरीका लाना पड़ेगा, ऐसा तरीका लाना पड़ेगा जो हमारे रोज़मर्रे की ज़िंदगी से रिलेटेड है और सब पे उसका इफेक्ट होता हो, चाहे रिच हो, पुअर हो, चाहे किसी भी कास्ट से हो, चाहे किसी भी रिलीजन से हो। अब मुझे कोई ऐसा इशू लेना ही पड़ेगा, तब सब एक साथ आएंगे और आज़ादी की लड़ाई में हमें सहयोग करेंगे, कोऑपरेट करेंगे। और गांधी जी ने सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ चुनी, वो है नमक। अब गांधी जी ने सॉल्ट को ही क्यों चूज किया भाई? क्योंकि सॉल्ट जो है वो रिच, पुअर, मेल, फीमेल, आपके किसी भी कास्ट, किसी भी रिलीजन से कोई भी क्यों ना हो, वो सॉल्ट तो कंज्यूम करता ही है, राइट? तो गांधी जी ने चुना बहुत पावरफुल सिंबल, वो था सॉल्ट। हियर कम्स द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट व्हाई गांधी जी chose salt as a powerful symbol to unite the nation. So you have to write कि it is consumed by both rich and poor. किसी भी कास्ट से है, किसी भी रिलीजन से है, सब इसको कंज्यूम करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, नमक के बिना खाने में स्वाद ही नहीं होता है भाई। तो गांधी जी ने कहा कि क्यों ना मैं सॉल्ट को चुनूं। और तीसरा रीज़न जो था कि हमारे यहीं सॉल्ट प्रोड्यूस होता था, हम प्रोडक्शन करते थे सॉल्ट का, और हमें ही सॉल्ट पर टैक्स देना पड़ता था ब्रिटिशर्स को। ये तो गलत बात है भाई। तो यहाँ क्या लगा हुआ था सॉल्ट पर? टैक्स। तो ये गवर्नमेंट क्या लेके बैठी हुई थी? इसकी मोनोपोली। कौन सी गवर्नमेंट? ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो यहाँ गांधी जी ने कहा कि इस सॉल्ट टैक्स को हमें क्या करना पड़ेगा? खत्म करवाना पड़ेगा। फाइनली गांधी जी ने 31 जनवरी 1930 में एक लेटर लिखा। किसको लिखा? ही रोट अ लेटर टू वाइसरॉय लॉर्ड इरविन having 11 demands. उस लेटर में गांधी जी ने 11 डिमांड्स के बारे में बात की
और 11 से याद रखना है, गांधी जी ने 11 मार्च तक उन डिमांड्स को फुलफिल करने की बात कही कि मैं जो 11 डिमांड्स रख रहा हूं और मैं आपको टाइम दे रहा हूं 11 मार्च 1930 तक का लॉर्ड वाइस रॉय जी, कि आप हमारी इन 11 डिमांड्स को पूरी कर दें। अब क्वेश्चन आता है कि ये 11 डिमांड्स कौन सी थी भाई? ये 11 डिमांड्स जो थी वो एक जर्नल इंटरेस्ट की थी। जर्नल इंटरेस्ट मतलब सभी के हित के लिए थी। वो कुछ स्पेसिफिक डिमांड्स थी जो आपकी इंडस्ट्रियलिस्ट से लेकर पेजेंट्स तक के लिए थी। मतलब गांधी जी ने किसी को नहीं छोड़ा था, सबको लेकर चले थे गांधी जी, और उन्होंने सबके लिए डिमांड रखी थी। और सबसे इंपॉर्टेंट जो डिमांड थी उस लेटर में वो थी कि सॉल्ट टैक्स को अबॉलिश किया जाए, हटा दिया जाए, हम टैक्स नहीं देंगे। ये लेटर एक तरीके का अल्टीमेटम था ब्रिटिशर्स के लिए कि देखो भाई इरविन जी, मेरी ये 11 डिमांड्स को पूरा करो, नहीं तो हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे लॉन्च सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। फाइनली गांधी जी ने क्या किया? वेट किया 11 मार्च तक का। और जब लॉर्ड इरविन तैयारी नहीं थे भाई, ये किसी चीज में नेगोशिएट करने को तैयार नहीं थे, और लॉर्ड इरविन ने किसी भी डिमांड को फुलफिल नहीं किया। अब क्या था? गांधी जी तो अल्टीमेटम दे चुके थे, तो अब कब तक का अल्टीमेटम था? 11 मार्च 1930। अब आती है 12 मार्च 1930। गांधी जी ने शुरू किया डांडी मार्च, विच इज ऑल्सो नोन एज सॉल्ट मार्च। गांधी जी ने कहा, लो बेटा बच्चों, अब तुम मेरी नहीं सुन रहे थे ना, अब तुमने मुझे मजबूर किया है कि मैं क्या लॉन्च कर दूं, अब मूवमेंट्स फिर से चलाऊं मैं। और गांधी जी ने स्टार्ट किया सॉल्ट मार्च। अब पढ़ते हैं कि सॉल्ट मार्च कहता क्या है। अब गांधी जी चल पड़े डांडी मार्च के लिए और शुरू करते हैं डांडी मार्च साबरमती आश्रम से। और उनको पहुंचना कहाँ था? डांडी, जो कहाँ पर है? गुजरात। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? डांडी मार्च। गांधी जी को पूरा टोटल डिस्टेंस 240 माइल्स कवर करना था, और 1 माइल आपका समथिंग 1.5 किलोमीटर के आसपास होता है अप्रॉक्सीमेटली। तो गांधी जी को चलना था 240 माइल्स, तो वो एक दिन में 10 माइल चलते थे, फिर वो रेस्ट लेते थे। और जहां वो रेस्ट लेते थे ना, सबसे अच्छी बात यह कि गांधी जी वहां भी चुप नहीं रहते थे। गांधी जी वहां भी लोगों को इकट्ठा कर लेते थे और लोगों के अंदर एक जोश डाल देते थे आज़ादी का। और गांधी जी को दूसरे दिन से वो लोग क्या करने लगते थे? फॉलो करने लगते थे कि नहीं, हमें आज़ादी चाहिए गांधी जी, हम आपका साथ देंगे। तो देखा, गांधी जी रेस्ट भी करते थे और लोगों को मोटिवेट भी करते थे, पुश करते थे आज़ादी की लड़ाई के लिए। तो गांधी जी दूसरे दिन से फिर अपनी जर्नी शुरू करते थे उन लोगों के साथ। ऐसे करते करते गांधी जी ने 240 माइल्स 24 डेज में कवर किया और फाइनली कहाँ पहुंचे? डांडी पहुंच गए। गांधी जी ने ये डांडी मार्च स्टार्ट किया था 78 वॉलंटियर्स से, और जब वो डांडी पहुंचे उनके साथ हजारों के तादाद में लोग थे जो सपोर्ट कर रहे थे गांधी जी को। और गांधी जी 6 अप्रैल 1930 पहुंचते हैं गुजरात डांडी, और वहां जाके वो वायलेट कर देते हैं लॉ को। वायलेट मतलब ब्रेक कर देते हैं। किसको ब्रेक करते हैं? सॉल्ट लॉ को ब्रेक कर देते हैं। कैसे? वो क्या करते हैं? सॉल्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं बाय बॉइलिंग वाटर। और इस टाइम पर वहां पर विमेन भी थी भाई, विमेन ने भी पार्टिसिपेशन किया था, और विमेन पार्टिसिपेशन के बारे में हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो चिल्ड्रन, यहाँ गांधी जी ने
सॉल्ट लॉ को ब्रेक कर दिया और यहाँ से उन्होंने शुरुआत की CDM, जिसको हम कहते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या कहता है ये मैं थोड़ी देर में बताऊंगी और आगे की स्टोरी देखते हैं। तो चलो यहाँ अब गांधी जी ने जब ये लॉ को ब्रेक करा तो थाउजेंड्स ऑफ पीपल डेट डिफरेंट प्लेसेस, उन लोगों ने भी क्या किया, सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया और सॉल्ट को मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया। और इसका एक डेमोन्स्ट्रेशन उन्होंने कहाँ दिया, जहाँ पर गवर्नमेंट सॉल्ट फैक्ट्रीज थी। इसका मतलब अब सॉल्ट का प्रोडक्शन किसके हाथ में था, इंडियंस के हाथ में था। अब यहाँ रोल नहीं था ब्रिटिशर्स का। जैसे ही गांधी जी की ये बात सब जगह फैलने लगी, वापस से लोग कहाँ पहुंचे, वो जो उन्होंने शुरुआत की थी फॉरेन क्लॉथ्स को बॉयकॉट करने की, विलेज ऑफिशियल्स ने रिजाइन कर दिया, लिकर शॉप्स को पिकेट करने लगे, पेजेंट्स ने रिफ्यूज कर दिया कि अब हम रेवेन्यू नहीं देंगे, जाओ अब तुम, राइट। और पीपल जितने भी थे जो फॉरेस्ट के आसपास ट्राइबल्स थे, पीपल ना कह के हम उनको ट्राइबल्स कहें, उन लोगों ने वायलेट कर दिया, ब्रेक कर दिया फॉरेस्ट लॉ को। वो फॉरेस्ट लॉ जो लोगों को ये कहता था कि आप ब्रिटिशर्स की परमिशन के बिना यहाँ से काम छोड़कर जा नहीं सकते। तो ये सब कुछ लोगों ने वापस से दोबारा शुरू किया। क्यों? क्योंकि लोगों के अंदर जोश आ गया था, क्योंकि यहाँ गांधी जी ने क्या लॉन्च कर दिया था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब क्या था, जैसा कि मैंने बोला कि ब्रिटिशर्स इतने शांत तो रहने वालों में से नहीं है। अब उन्होंने क्या किया ये देखते हैं आगे। कॉलोनियल गवर्नमेंट ने इस चीज का जवाब दिया कि उन्होंने बहुत सारे कांग्रेस लीडर्स को क्या किया, अरेस्ट कर लिया। और अब जगह जगह ना वायलेंस होने लगा, बहुत सारी जगहों पे वायलेंस होने लगा। और गवर्नमेंट ने जब वायलेंस कर रहे थे ना, लोग अपन लोग जब वायलेंस कर रहे थे किसके खिलाफ, ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बदले में क्या किया, हमको बहुत बुरी तरीके से मारा पीटा, ब्रूटल रिप्रेशन दिखाया हम पर। और 1 महीने बाद गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया, जिसकी वजह से शोलापुर में बहुत सारे दंगे हुए थे। गवर्नमेंट बिल्डिंग, म्युनिसिपल बिल्डिंग्स, जितने भी ऑफिसेस थे, लॉ कोर्ट्स थे, सब पे हमला शुरू कर दिया लोगों ने। क्यों किया था? क्योंकि गांधी जी को अरेस्ट कर लिया था ब्रिटिशर्स ने। देख रहे हो आप कितनी हिम्मत आ गई थी ब्रिटिशर्स में कि मतलब वो गांधी जी को ही अरेस्ट करके ले गए। लेकिन हम लोग भी तो चुप नहीं रहने वालों में से थे ना, हमने भी क्या किया, हमने भी उनके गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे जाके अटैक कर दिया। और इसने ले लिया एक बहुत बड़ा वॉयलेंट रूप। कहाँ पर? इन शोलापुर। एंड अब्दुल गफ्फार खान जो गांधी जी के बहुत चहेते डिसाइपल थे, शिष्य थे, चेले थे, उनको भी अरेस्ट कर लिया गया इन अप्रैल 1930। नॉट ओनली ही बट ऑल्सो अबाउट 1 लाख पीपल वर अरेस्टेड। इतने सारे लोगों को अरेस्ट किया। कहाँ रखा होगा, कैसे रखा था, कुछ नहीं पता। तो ये तो किसने किया, बदले में कॉलोनियल गवर्नमेंट ने किया। अब क्या था, गांधी जी के दिमाग में फिर से कुछ चलने लगा। गांधी जी पहले ही सोच चुके थे उनको क्या करना है, लेकिन वो वेट कर रहे थे सही समय का। तो वो सही समय कब आया, जब लॉर्ड इरविन ने गांधी जी को कन्विंस किया कि गांधी जी आप हमारे साथ एक पैक्ट में जुड़ जाएं और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चले, जो लंदन में होने वाली थी इन द मंथ ऑफ दिसंबर 1931। गांधी जी को उन्होंने कन्विंस किया। पहली जो टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें कांग्रेस ने डिनाई कर दिया था जाने से। अब बात आती है, मैम ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या है? ये
कुछ नहीं है, सिर्फ एक टेबल होती है राउंड, जिस पे कुछ लोग बैठ के मीटिंग करते हैं, डिस्कशन करते हैं। तो जो फर्स्ट राउंड टेबल हुई थी उसमें कांग्रेस ने जाने से मना कर दिया था, और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए गांधी जी को कन्विंस किया लॉर्ड इरविन ने। गांधी जी ने कहा ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। तो इरविन ने पूछा बताइए क्या? आप लोगों ने जितने लोगों को यहाँ अरेस्ट किया है उन सबको छोड़ दें, मैं आपके साथ लंदन जाने के लिए तैयार हूं। तो इरविन ने कहा ठीक है मैं छोड़ देता हूं, आप पहले ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को बंद कर दीजिए। तो यहाँ गांधी जी की बात इरविन ने सुनी, इरविन की बात गांधी जी ने सुनी, दोनों एक दूसरे से सहमत थे। गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कॉल ऑफ किया, और यहाँ इरविन ने ऑर्डर्स दे दिए कि जितने लोगों को अरेस्ट किया है उनको रिलीज कर दो। तो इस पैक्ट को, इस अग्रीमेंट को कहा जाता है गांधी इरविन पैक्ट, 5 मार्च 1931। ये पैक्ट आपका अग्रीमेंट कब हुआ था? 5 मार्च 1931। अब समय आता है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का, जो लंदन में हुई 1931 में हुई। गांधी जी वहां पहुंचे, बट चिल्ड्रन लर्नर्स वहां गांधी जी को कुछ हाथ नहीं लगा। Even Gandhi ji did not even get a chance to speak a single word or a single sentence over there. गांधी जी को वहां निराशा हाथ लगी, और गांधी जी जब वापस आते हैं इंडिया लंदन से, तो वो देखते हैं कि वहां पर तो सब कुछ चेंज हो चुका है। एक तरफ से देखा जाए तो ये चाल भी थी लॉर्ड इरविन की कि वो गांधी जी को किसी भी तरीके से वहां से ले जाएं, और उनको जो करना है वो इंडिया में वो कर सके। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने वापस से सब लोगों को जेल में डाल दिया, और गफ्फार खान और नेहरू जी को भी जेल में डाल दिया गया। कांग्रेस को इलीगल पार्टी डिक्लेयर कर दिया गया, और तो और अब नए तरीके की साइकिल चलाने लगे, रिप्रेशन करने की, हम लोगों को दबाने की, और बहुत सारे मेजर्स, बहुत सारे पॉलिसीज हम पे इम्पोज कर दिए। वो पॉलिसीज ये कहती हैं कि अब हम कोई भी मीटिंग्स नहीं कर सकते, डेमोन्स्ट्रेशन नहीं कर सकते, और बॉयकॉट भी नहीं कर सकते। देखा कितना चालू निकले लॉर्ड इरविन कि उन्होंने गांधी जी के जाते ही साथ ये सारी चीजें कर दी। और जब गांधी जी लौटे और उन्होंने ये सारी चीजें देखी कि नेहरू जी को, गफ्फर खान को जेल में डाल दिया, लोगों को जेल में डाल रहे हो, हम लोगों को फिर से परेशान कर रहे हो, अपनी पॉलिसीज हम पे इम्पोज कर रहे हो, कांग्रेस को इलीगल डिक्लेयर कर दिया, और जितने भी मीटिंग्स है, डेमोन्स्ट्रेशंस है, बॉयकॉट है, उन सब पे रोक लगा दी गई। तो गांधी जी ने इस चीज का जवाब दिया, वापस से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रीलॉन्च करके। हियर गांधी जी रीलॉन्च द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब इस मूवमेंट में कौन पार्टिसिपेट किया, किसका कैसा क्या रोल रहा, वो हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इस वीडियो को देखें, पढ़ें, समझें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर ड्रॉप करें। Bye learners, take care. We'll see again with the 4th part of this chapter. And before leaving my channel, please hit the bell icon button ताकि नेहा मैम के वीडियोस आपको जल्दी से मिलते रहें।